ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? बेसिकली आपको मैंने ये बताया था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी होता है, और जब भी सबस्क्रिप्ट में आए यानी वो कांस्टेंट होता है। यानी मैंने यहाँ लिखवाया था कि चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यही लिखवाया था ना। फिर मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपका, ठीक है, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिखवाया था, देवांश एंड आयुषी, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। फिर मैंने ये भी लिखवाया था कि अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था कि डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा। और डेल्टा एन जी का वैल्यू तीन केस करके लिखवाया था, ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, यही लिखवाया था ना देवांश? यस सर। ओके, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे और फिर फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट कर देते हैं सी से, और ये क्या होता है बेसिकली, इसको डिफाइन कर देता हूँ पहले मैं, आप लोग भी लिखिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द temperature of any substance through 1 केल्विन। एक केल्विन से टेम्परेचर राइज करने के किसी भी सब्सटेंस को, उसको कहते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर रेज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे बाई 1 केल्विन, उसको क्या कहते हैं, उसमें जो एनर्जी लगेगा उस 1 केल्विन को इंक्रीज करने में, उसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्यू हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे सी आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाता है तो ये क्या हो जाता है आपका सी, हीट कैपेसिटी। इसे आप लोग लिख लीजिए। देवांश डन? यस सर, डन। चलिए अब हम
इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 केल्विन से इंक्रीज करने के किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को हम इंक्रीज करते हैं थ्रू 1 डिग्री, ठीक है, या थ्रू 1 केल्विन, ठीक है, तो उसे कह देते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी बहुत आसान है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए और उसका 1 केल्विन से इंक्रीज करने में जितना एनर्जी लगता है उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा आपका, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम, द मोलर हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट, सॉरी मोलर हीट नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा, वेट थोड़ा सिस्टम स्लो है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of any substance, of 1 mole of any substance through 1 Kelvin is called molar heat capacity, is called molar heat capacity। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका कि सी एम का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। सी का मतलब हीट कैपेसिटी और सी एम का मतलब हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी एम इज इक्वल टू होता है आपका हीट कैपेसिटी अपॉन में आ जाता है मोल, पर मोल हीट कैपेसिटी पर मोल को हम क्या कह देंगे, सी एम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सी एम इज इक्वल टू, देखिए Q इज इक्वल टू क्या था, C इंटू डेल्टा टी, और ये क्या है आपका हीट कैपेसिटी है, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई डेल्टा टी। तो बेसिकली इसका जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में डेल्टा टी, और मोल तो है ही, तो नंबर ऑफ मोल्स n कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो सी है बेसिकली वो अंडरस्टूड है, जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो ये वाला सी क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे एक आ जाता है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और सी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, जब मास गिवन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये गिवन मास होगा कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को जब हम इंक्रीज करते हैं उसका टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है एम, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी एंड क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, और ये वाला जो सी होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट, इसका नाम अगर लिखना चाहे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये वाला सी देखेंगे तो ये क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ये वाला सी क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। बहुत आसान है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने को, ठीक है, 1 केल्विन से इंक्रीज करने में जितना एनर्जी लगे उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 केल्विन से इंक्रीज करने को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का 1 केल्विन से इंक्रीज करने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। बहुत आसान।
Ayushi and Devans. Ashish. Am I audible to all of you? सर आपकी आवाज कट रही Devans, am I audible? है। सर आपकी आवाज हैंग कर रही है काफी ज्यादा। अच्छा, अभी भी कर रही है? सर शायद मेरे यहाँ इश्यू में जस्ट रिजॉइन पड़ेगा। Ashish, am I audible? Ayushi. Devans, am I audible now? यस सर अब है। Okay. चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर वो मतलब अच्छा, स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गई थी, कुछ दिख नहीं रहा था। चलिए इससे लिखिए, और जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। Ayushi done? Yes, sir. Very good. सर ये जरूरी है कि मोलर हीट कैपेसिटी आपका हीट कैपेसिटी से बड़ी हो, मतलब कंपैरिजन में कौन ज्यादा नहीं, बड़ा हो? कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे, अब डिपेंड करता है ना, जैसे मोलर हीट मोल के लिए होगा, ठीक है, तो अगर मोल गिवन है उसके हिसाब से आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बस एक विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं, जैसे किसी भी सब्सटेंस को एक 1 केल्विन से इंक्रीज करेंगे तो उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी मोल की बात होती है, अब वो कितना मोल है, मोल के रिस्पेक्ट में कुछ मास होगा तो उसे देख के हम बताएंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो आपका 1 ग्राम के लिए होता है, तो यहाँ कंपेयर नहीं करता मैं। ओके सर। ओके, हो जाए तो बताइएगा। आयुषी डन? Yes, sir. Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा डेल्टा टी। टी, हाँ डेल्टा टी। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, मतलब ये किस चीज? एन लग गया ना, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला वो फॉर्मूला है जो आपका ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये स्मॉल सी है ओके। बेसिकली, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इससे पहले वाला जो बड़ा वाला सी था वो हीट कैपेसिटी। देवांश हो जाए तो डन सर। बताइए। वेरी गुड। अब चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो देखिए, हीट कैपेसिटी यहाँ दो तरीके से लेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा आपको। हीट कैपेसिटी
दो तरीके से लेना हमें यहाँ पे हीट कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ठीक, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए हीट कैपेसिटी की जब बात हुई तो मैंने क्या बोला, दो तरीके से लेना है। एक आपका आ जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले ध्यान से देख लीजिएगा उसके बाद ये लिखिएगा। और इधर आ जाएगा आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी हीट कैपेसिटी की बात हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर की, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी वी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे बेसिकली हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों को दिखाया गया कि Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी होता है, यही फॉर्मूला होता है ना हीट कैपेसिटी का, पहला वाला फॉर्मूला जो लिखा था मैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं देवांश, बोलिए। यस सर। या फिर ऐसे लिख देंगे कि डी क्यू बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। छोटा सा टेम्परेचर का चेंज, छोटा सा ये हीट में चेंज होगा, होगा कि नहीं। देखिए डेल्टा यू लिखते हैं और डी यू लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये बड़े चेंज के लिए होता है और ये छोटे चेंज के लिए होता है, पता है ना आप लोगों को। आयुषी, देवांश, सॉरी सर, समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला, डेल्टा अगर किसी के पीछे आगे डेल्टा लिखा है, जैसे मान लीजिए डेल्टा वी लिखा है और वी वेलोसिटी है, तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी है। और एक होता है डी वी, तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल चेंज होते हैं वो डीवी में आते हैं, और जो स्लाइटली लार्जर चेंज होते हैं वो डेल्टा वी में आते हैं। क्लियर है। यस सर। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में डीवी, ठीक है, डी यू डी एस डिस्प्लेसमेंट वगैरह में। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए जरा। सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं या डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने पास सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी है, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो एक बात बताइए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट एक्सचेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज किसके बराबर होता है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब वॉल्यूम रुक जाइए, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी नहीं, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट एक्सचेंज जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। आप लोग प्लीज पिछले लेक्चर रिवीजन करके आए। और जब आपका हीट एक्सचेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तब ये चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये याद आया यस। आयुषी एंड देवांश। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे, C इज इक्वल टू क्यू के जगह मैं लिख दूंगा डी यू, और डेल्टा टी के जगह क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा, लिख सकता हूँ ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q जो होगा वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा कि नहीं। यस। देवांश ये समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। वेरी गुड। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी टी हो जाएगा। डी यू इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला आ गया। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये एक नया फॉर्मूला आ गया आप लोगों का, डी यू इज इक्वल टू सी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे भी सी जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। मैंने क्या बोला, जो दोनों ही चेंज होते हैं, डेल्टा भी चेंज होता है लेकिन बड़ा चेंज, और डी क्या होता है, छोटा चेंज के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डी टी फॉर एन मोल्स। एन मोल्स के लिए फॉर्मूला जो आएगा अपने पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सी वी
डेल्टा टी या डी टी, कुछ भी लिख लीजिए, एनसीवी डेल्टा टी लिख लीजिए या फिर एनसीवी डी टी लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। देखिए ये वाला तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन क्या है, फॉर एन मोल्स के लिए, जैसे मान लीजिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो ये एन मोल्स के लिए, एक मोल के लिए क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो वैसे ही ये एक मोल के लिए ये है, ठीक है, और एन मोल के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आप लोगों को, डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक डन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, यहीं तक है। देवांश डन, आयुषी जैसे मैं सर ओके। डन सर। आयुषी आपका हो गया, Yes, sir. ओके। इसमें कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, देवांश? सर ये सेकंड वाला मतलब समझ में आता है कि डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी वाला। डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, जरा इसको और इसको देखिएगा, रुक जाइए। यहाँ पे हमने क्या लिखा, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास क्या है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। लेकिन इसके ऊपर अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो ये क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। जिससे क्या पता चल रहा है, यहाँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, लिख सकते हैं, या फिर डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। बताइए देवांश। यस सर। अब मैंने क्या किया, सी वी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कर दिया,
तो यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt हो जाएगा। अब ये क्या है, हीट एक्सचेंज है, ठीक है, एट क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी आपका होगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपका Q जो होगा वो क्यू वी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि डी क्यू के जगह डी यू ले लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन एक्सचेंज इन हेट है, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt, ठीक है। तो फॉर एन मोल्स के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, डी यू इज इक्वल टू NCV/dt ले लीजिए, या फिर आप डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV∆T ले लीजिए, या dt ले लीजिए, आपकी मर्जी। अब समझ में आया, ये बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, अगर देखिएगा तो डी यू इज इक्वल टू C/dt, बस यहाँ पे V लिख दिया हूँ ताकि पता चले कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। क्लियर है, ये देख लीजिए। अगर इसमें कुछ अभी भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं दोबारा आप। नो डाउट सर। ओके, चलिए आगे बढ़ें। स्लाइड चेंज करूं देवांश? यस सर। ओके, अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा था, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब मैं लिख दिया कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए हीट एक्सचेंज जो होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू हमें पता ही है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ΔT होता है। हीट एक्सचेंज C इज इक्वल टू Q/ΔT होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे CP यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, मैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा H होता है, तो DH/dt हो जाएगा, ठीक है, DH/dt। तो डेल्टा DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP/dt हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP/dt हो जाएगा, बस हो गया। और फॉर n मोल्स अगर लिखना चाहें तो n मोल्स का लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCP∆T या dt, NCP∆T या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू NCP/dt। जब भी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो इंटरनल एनर्जी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी, बहुत आसान है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हो गया। यस सर।
सर ये फॉर एन मोल्स में आपका डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या लिखा है? डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। ओके सर। ये सीपी डेल्टा टी है, एन मोल्स के लिए एनसीपी डेल्टा टी हो गया या एनसीपी डी टी हो गया। डन सर। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। आयुषी, समझ में आया आपको? Yes. चलिए यहाँ देखिए, अब आता अपने पास रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार इसका एक रिलेशन पूछ सकता था नीट के पेपर में। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोगों का इसका डेरिवेशन टाइप पूछ सकता है। यहाँ देखिए क्या होता है, हमें पता है कि इंथैल्पी इज इक्वल टू, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, यू प्लस पीवी। याद है जब हम लोग इंथैल्पी पढ़ रहे थे तो यही फॉर्मूला लिखे थे कि इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क होता है, पीवी। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस, आपको याद हो कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैस के लिए एनआरटी होता है। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआर लिख सकता हूँ, एनआरटी। बताइए। यस सर। अब देखिए ये एनआरटी हो गया। अब हमारे पास क्या है, इंथैल्पी है, लेकिन हमें जो इंथैल्पी पता होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो चेंज का निकलता है, एब्सोल्यूट इंथैल्पी नहीं निकलता है। लिखा था मैंने एक नोट डाल के पॉइंट, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, सो वी कैलकुलेट द चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एच इज इक्वल टू डी यू। अब देखिए आर भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर डी टी लिख सकते हैं। अगर सब में चेंज देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर में चेंज ले लिया हमने। ठीक है, एन भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, और आर जो होता है वो गैसेस कांस्टेंट होता है, वो तो कांस्टेंट ही हुआ। तो यहाँ पे फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए जब लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एच इज, यहाँ पे अपने पास 1 मोल की जब बात करेंगे तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस आर डी टी होगा। एन को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर से, सॉरी टेम्परेचर से dt से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, आर डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डी टी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या। अब देखिए जरा, डी एच अपॉन डी टी, ठीक है, और डी यू अपॉन डी टी, इसका फॉर्मूला देखिए जरा पीछे करके। डी एच अपॉन डी टी क्या होता है, डी एच अपॉन डी टी क्या होता है देवांश, सॉरी सर। डी एच अपॉन डी टी यहाँ क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। यस सर। और यहाँ पे देखिएगा डी क्यू अपॉन डी टी क्या दे रखा है, सीवी। सीवी दे रखा है। और यहाँ देखेंगे जब हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो डी टी अपॉन, सॉरी, डी यू अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या है आपका, सीवी है कि नहीं, यहाँ पे है सीवी, डी यू अपॉन डी टी, डी टी यस से डिवाइड कर लेंगे तो सीवी। यानी यहाँ पे बस इसी सबसे रिलेशन मिल जाएगा, डी एच अपॉन डी टी जो है वो सीपी के बराबर है, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, एक साइड कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। डी एच अपॉन डी टी इज माइनस डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया और dt से dt कैंसिल हो गया, तो r आ जाएगा कि नहीं। और डी एच अपॉन डी टी क्या था, cp था, और डी यू अपॉन डी टी क्या था, cv। cp माइनस cv इज इक्वल टू r हो जाएगा कि नहीं। ये डेरिवेशन समझ में आया, जरा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इससे पता चलता है cv ग्रेटर देन सी, cp ग्रेटर देन cv। इसे लिखिए, और कोई भी इसमें जो पॉइंट भी समझ में नहीं आया हो वो दोबारा पूछिए आप लोग।
तो स्क्रीन ब्लैंक आ रही है मेरी। नेट आपकी वीक है। आयुषी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था ना आपका देवांश? यस, अभी से ब्लैंक आ रखी है। 5 मिनट अच्छा, में दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ दोबारा से ज्वाइन करिए। आयुषी, एम आई ऑडिबल? देवांश? ये सर अब दिख रहा है, शायद ठीक है, नेटवर्क की लिखिए प्रॉब्लम हो जरा। रही है। डन सर। चलिए, तो यहाँ पे ये भी पता चल गया, सीपी जो होगा ग्रेटर देन सीवी होगा, क्योंकि हमारे आर का वैल्यू तो पता होता है ना, आर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब सीपी माइनस सीवी में सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा कि नहीं, आर का वैल्यू तो पता है ना। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आर जो होता है अगर 0.083 भी लेते हैं तो भी ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ग्रेटर सीपी और सीवी में क्या रिलेशन आता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, या लेस देन। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। स्लाइड चेंज करूं देवांश? यस सर। चलिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डीटी जीरो होगा कि नहीं, याद आया? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से डीटी जीरो होगा। देवांश, आइसोथर्मल, थर्मल क्या हो गया? हीट, टेम्परेचर, यस और आइसो का मतलब सेम, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? हमेशा जीरो होगा यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहाँ पे जरा देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, एनसीपी डेल्टा टी होता है। वेट अ मिनट। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैं, डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये डेल्टा टी जो होगा वो जीरो होगा कि नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। यानी इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो होता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, और इसमें जो फॉर्मूला होता है बेसिकली उसमें चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू डालना होता है, जिसका वैल्यू जीरो होता है, तो एनसीपी का कोई भी वैल्यू हो जीरो हो जाएगा।
और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, बट इट इज नॉन जीरो फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए नॉन जीरो। आइडियल गैस और रियल गैस में आप लोगों को पता है डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। डन। समित सर। ओके। डन सर। चलिए, आयुषी आपको समझ में आ रहा है? 5 mole of an ideal gas। देवांश आपका फर्स्ट टर्म हो गया ना? नो सर, वो नवंबर में बोल रहे से कराएंगे। अच्छा, और एंड सर सिलेबस? हमारा तो मतलब उसमें रिडॉक्स सेक्शन स्टार्ट हो गया है क्योंकि सेकंड बुक में हाँ, तो थर्मोडायनामिक्स नहीं है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम रेडॉक्स ही शुरू करेंगे। ओके सर। इन रिवर्सिबल प्रोसेस 300 Kelvin, calculate the value of Q, W, delta H and delta U। और यहाँ पे दे रखा हूँ मैं R का वैल्यू जो यूज करना है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन यूज करना है।
हो जाएगा या नहीं ये बताइए। सर एक बार आप बता दीजिए, मतलब चलिए आइडिया हो जाए यहाँ पे किसी को। देखिए, ये क्या है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 लीटर टू 8 लीटर in reversible process at 300 Kelvin. Calculate the value of Q, change heat energy, work done, delta H, delta U। ठीक है, तो जरा देखिए एट 300 कैल्विन है, यानी टेम्परेचर एक ही दे रखा है, एट कांस्टेंट है कि नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ या ना, ये बताइए। सॉरी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये टेम्परेचर क्या है, 300 कैल्विन, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं। यस सर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिख लीजिएगा, टेम्परेचर हो जाएगा अगर आपका कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका डी टी हो या फिर डेल्टा टी हो, दोनों का दोनों जीरो होगा कि नहीं। यस देवांश, सर। अब यहाँ यस पे सर। देख लीजिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी, और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी। तो यहाँ पे देखिए एन तो कितना भी दे रखा हो उससे क्या मतलब, एन है इंटू सी वी है, और डी टी का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू कितना आएगा, जीरो आएगा। सिमिलरली एन है, सी पी कितना भी दे रखा हो, डी टी का वैल्यू जीरो, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच का वैल्यू आपको मिल गया जीरो एंड जीरो, हाँ या ना। यस सर। अब देखिए वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने ये लिखवाया था 2.303 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1, यही लिखवाया था ना। अब बस वैल्यू रख देंगे, वैल्यू कैसे लिखना है, -2.303, ठीक है। एन का वैल्यू 5 दे रखा है, आर का वैल्यू 2 दे रखा है, टेम्परेचर 300 दे रखा है, और लॉग लगा देंगे कितना, V2 यानी 8/5 लगा देंगे, लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे कर लेंगे, आप लोग देख लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303, ठीक है। और यहाँ पे एन, एन कितना है 5, आर है आपका 2, ठीक है। और एन आर टी 300 इंटू लॉग 8/5 था, तो मैं ऐसे लिख दूंगा log 8 माइनस log 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। एक मिनट रुक जाइए, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 लीटर को 4 लीटर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लीटर कर देता हूँ, ठीक है, 5 से भी कर सकते हैं, log 5 का वैल्यू गिवन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, log 8/4, log 8/4। तो यहाँ से देख लीजिए ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके, और log 2 का वैल्यू जो है वो लिख लीजिएगा 0.3, log 2 का वैल्यू 0.3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 2070.2 कैलोरी आ जाएगा वर्क डन। आर का वैल्यू कैलोरी में डाला आपने, इसलिए ये वर्क डन कैलोरी में आया है। फिर डेल्टा, अब क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो है, क्यू और ये कितना दे रखा है, -2070.2 है, तो Q इज इक्वल टू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2070.2 कैलोरी हो जाएगा कि नहीं, देवांश एंड आयुषी। यस सर। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है, व्हाट डज इट मीन। और यहाँ पे वर्क डन जो है बेसिकली, सॉरी, ये जो Q है पॉजिटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, Q पॉजिटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है वर्क डन, इसका क्या मतलब है। नेगेटिव में जब वर्क डन होता है तो क्या होता है, सर ऑन द कंटिन्यू। वर्क डन, सॉरी सर। वर्क डन जब नेगेटिव में सर होता है तो ऑन द वर्क डन, सिस्टम, ऑन द सिस्टम होता है शायद। नहीं, बाय द सिस्टम होता है जब ये वर्क डन, पॉजिटिव में बाय ऑन द द सिस्टम, सिस्टम। और क्यू, और पॉजिटिव में वर्क डन ऑन द सिस्टम, और क्यू जब पॉजिटिव हो तो हीट गिवन टू द सिस्टम, और नेगेटिव हो तो हीट गिवन बाय द सिस्टम। इसे लिखिए जरा आप लोग।
यहाँ पे 4 कर देंगे, ताकि मैं इसको ये 4 इसलिए कर दिया कि इजिली अभी कैंसिल वैंसिल हो जाए। ठीक है। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। यस सर। वो log 8/4 है। हाँ, 8/4। क्वेश्चन में भी सही कर लीजिएगा, 8/4 कर लीजिएगा। सर क्वेश्चन में कहाँ से करना है? यहाँ पे 4 लीटर किया था ना, यस सर। 5 लीटर लिख दिया था मैं इसे। तो स्लाइड चेंज कर दीजिए। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। आयुषी आपका हो गया। Yes, sir. डन सर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस at pressure of 10 atm expands isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed? बहुत आसान सवाल है। ये सवाल हो जाएगा। कैसे ट्राई कर लेते
सर इसमें मतलब एक्सटर्नल तो वर्क डन जीरो हो रहा है, तो फिर तो जीरो हो जाएगा ना पूरा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप ये देखिए वैक्यूम, तो यानी वहां पे देखिए यहाँ पे बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो टेम्परेचर सेम है और जो भी है एट 2 लीटर ऑफ अ गैस ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे देखिए वैक्यूम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो ले लेंगे तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं, ये सवाल पहले भी करा रखा था मैंने। यस सर। ठीक है, वर्क डन जीरो हो गया। अब डेल्टा यू की बारी आती है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ये डेल्टा यू इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमें फ्लॉट से यू का क्यू का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो वर्क डन तो निकल गया, अब इसे निकालने के लिए हमें इसे निकालना पड़ेगा डेल्टा यू। डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी टी आइसोथर्मल है तो डी टी का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, एन सी पी एन सी वी डेल्टा टी, क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी चूंकि जीरो है, ठीक है, तो ये कुछ कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, ये जीरो हो जाएगा डेल्टा यू। अब वैल्यू रख देंगे डेल्टा यू का जीरो, क्यू और डब्ल्यू भी जीरो, तो क्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। सर वेरी गुड, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। तो वर्क डन नेगेटिव है तो भी आपका हीट अब्जॉर्ब्ड क्या होगी? वर्क डन नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम ने खुद काम किया है। और वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पे काम किया गया है। क्यू नेगेटिव है तो सिस्टम ने हीट रिलीज किया है। क्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है या सिस्टम को हीट दिया गया है। क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सारे सवाल करा रहा हूँ। क्वेश्चंस, द एंथैल्पी ऑफ combustion of CH4 at 100 degree centigrade is minus 885 kilojoule per mole at constant pressure. Calculate the value of delta U. इसमें बहुत सारे केसेस और फॉर्मूले हैं तो आप लोगों को बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि जब भी सवाल पूछे तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, CH4 प्लस 2O2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, विल गिव CO2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ दे दिया मैंने 2H2। ठीक है, गैसियस स्टेट। बताऊं मैं या हो जाएगा आयुषी?
बता दीजिए आप। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले ना रिएक्शन देखिए और क्वेश्चन देखिए। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज -885 किलोजूल पर मोल एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है कि नहीं, -885 किलो जूल पर मोल दे रखा है ना। यस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही तो बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -885 किलो जूल पर मोल। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा यू के साथ क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, यही होता है ना, ठीक है। यही होता है कि नहीं, बताइए, ये फॉर्मूला याद है। यस सर। अब देखिए, डेल्टा यू निकालना है हमें, आर पता है हमें, टी भी पता है, टी हम देख लेंगे क्या होगा, अभी मैं बता दूंगा टी क्या होगा। और डेल्टा NG की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा NG कितना होगा, आप लोग निकाल के बताइए। आयुषी, आप चैट बॉक्स में भेज दीजिए डेल्टा डेल्टा NG का वैल्यू क्या होगा। देवांश, यस सर। डेल्टा NG वैल्यू तो निकाल, किसकी? डेल्टा NG की वैल्यू बताइए कितनी होगी। कैसे निकालते थे हम लोग, याद है या नहीं। ये सर हो, वो डेल्टा NG का वैल्यू मैंने क्या बताया था, सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट वाला 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसको माइनस करना है रिएक्टेंट वाले में से, रिएक्टेंट का यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ 2, ये कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं, बताइए जरा। डेल्टा NG का वैल्यू 0 आया। अब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस 0। अब R का वैल्यू कितना हो, T का वैल्यू कितना हो, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, जिससे पता चला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। और डेल्टा H का हमें दे रखा है -885, तो डेल्टा U भी तो इतना ही होगा। सर ये एनजी का फॉर्मूला क्या है, दोबारा से बता दीजिए, मैं नोट नहीं कर ये रहा। तो मैंने पहले बताया है, डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या होता है, पहले देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा NG इज इक्वल टू, जस्ट सपोज एक रिएक्शन लेके मैं बता देता हूँ, AA गैसियस स्टेट में प्लस BB गैसियस स्टेट में विल गिव CC गैसियस स्टेट में प्लस DD गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे डेल्टा NG का जो वैल्यू होता है, डेल्टा NG इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट ओनली, हम लिक्विड और सॉलिड का नहीं लेते हैं, इन गैसियस स्टेट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। तो अगर हमें इसका करना हो डेल्टा NG का वैल्यू, तो प्रोडक्ट वाला जो गैसियस स्टेट में होंगे उन्हीं का लेंगे, सॉलिड और लिक्विड वाला नहीं लेते। तो C प्लस D माइनस A प्लस B हो जाएगा, इससे लिख लीजिए। हो जाएगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये सर लिखा हूँ सर। पिछला स्लाइड करूं, उन्होंने कहा है कि जब झुकेगा तो आप मुझे वीडियो बना के भेजिएगा उसके राउटर और उसका
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर डन। चलिए एक सवाल और करते हैं। डेल्टा यू ऑफ कंबसन, डेल्टा यू ऑफ कंबसन of methane is -x kilojoule per mole. The value of delta H is, ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा H लेना है, डेल्टा यू ए का, बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, सी लेस देन डेल्टा यू और डी इक्वल्स टू 0। ये बताना है डेल्टा यू ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन का जब कंबसन किया हम लोगों ने, कंबसन ऑफ मीथेन का आप लोग रिएक्शन तो लिख सकते हैं ना? आयुषी, देवांश, कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ मीथेन का मतलब क्या हो गया? इसको बर्न करना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसको O2 में बर्न करने का मतलब O2 में करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या? डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा यू से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा? ठीक है, और ये वाला रिलेशन मैंने आपको डेल्टा NG से सिखाया था, 3 केसेस मिला के। हाँ, तो निकालिए जरा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी टेम्परेचर गिवन नहीं होगा किसी भी चीज में। डेल्टा हाँ बोलिए। सर इक्वल है। इक्वल है, चलिए जरा यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा NG का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, ये डिसाइड करने का एक सॉरी फैक्टर होता है। सॉरी सर गलत हो गया, रुकिए, वहां पे 1 ही था। सर डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से। बड़ा होगा डेल्टा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि CH4 2O2 से रिएक्ट कर रहा है तो CO2 + H2O। अब ये H2O लिक्विड में होगा या गैस में होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी टेम्परेचर गिवन नहीं हो, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन देन एट रूम टेम्परेचर, इफ T इज नॉट गिवन, और अगर आपका टेम्परेचर गिवन है रिएक्शन में, ठीक है, अगर 100 डिग्री से ऊपर है तो गैस में होगा और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लिक्विड में होगा। ये तो पता ही है आप लोगों को कि हमेशा ध्यान में रखिएगा, T अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो जो H2O होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, और T लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T इक्वल्स टू या ग्रेटर देन जब गिवन है तो गैस में होगा, T लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो H2O लिक्विड में होगा। और अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होगा, इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो एट रूम टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में आ रहा है। और डेल्टा NG यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो मैंने क्या बोला था? गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो लिक्विड तो लेंगे नहीं, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका कितना होगा, ये भी गैस में ये भी गैस में, तो 3 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे जब लगाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा NG RT, तो आप खुद ही देखिए कि डेल्टा U तो ऐसे ही रहेगा और NG का वैल्यू -2 RT हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू कब मिल रहा है? जब डेल्टा U से -2 RT निकाल रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा H जो होगा वो लेस देन डेल्टा यू होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होगा। डेल्टा H का वैल्यू कब मिल रहा है? जब डेल्टा यू से -2 RT कर रहे हैं, यानी डेल्टा H माइनस, जो डेल्टा H बेसिकली है वो क्या है? लेस देन डेल्टा यू है। क्लियर है देवांश? यस सर। ठीक।
तो मतलब इसमें आपने मतलब वो रिलेशन लिखाई थी ना कि अगर डेल्टा एन जी आपका 0 से बड़ा है, हाँ वो लिखवाया था मैं, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो तो मैंने डेल्टा इसमें एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। और डेल्टा एन जी जब लेस देन 0 होगा तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू होगा, और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। ओके सर। इसे लिख लीजिए आप, तो आयुषी, देवांश। ये सर लिख लो। चलिए स्लाइड चेंज करूं। जस्ट मिनट सर। डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। आयुषी आपका भी हो गया ना। Yes, sir. इफ हीट एक्सचेंज at constant volume for decomposition, थोड़ा रिएक्शन खुद से भी लिखने की कोशिश किया करिए आप लोग। फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड is 80.25 kilojoule. What will be the heat change at constant pressure? ऑप्शन दे रखा हूं मैं आप लोगों को, 80.25 किलो जूल, बी दे रखा हूं मैं ग्रेटर देन 80.25 किलो जूल, सी दे रखा हूं मैं लेस देन 80.25 किलो जूल। इसका रिएक्शन मैं लिखवा देता हूं, लेकिन ट्राई भी करिए अपने आप। और ये दे रखा हूं मैं 160.5 किलो जूल। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड है, Ag जो होता है वो प्लस में होता है, यानी इसका वैलेंसी 1 हो गया और ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, Ag2O हो जाएगा। और इसको हमें करना है डिकम्पोज, डिकम्पोज करेंगे तो Ag को बाहर कर देंगे, ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे हम इसे कर देंगे बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इन पर सिल्वर 4 हो गया तो यहाँ पे ऐसे, तो ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा, और ये सॉलिड स्टेट में है ही। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू बस सॉलिड गैस वाला लेना है, तो 1 ये सॉलिड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और अब देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी होता है, और मैंने बता रखा है डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे आर टी आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, यानी डेल्टा एच जो होगा ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, विच मीन्स 80.25 किलो जूल के बड़ा होगा। क्लियर है? आयुषी, ये हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में और भी सवाल करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह। लिख लिया आपने? Yes, sir. चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।